प्रकाश को बढ़ाया ही नहीं, किसी खास बिंदु पर संकेंद्रित भी किया जा सकता है। इसलिए हम यहाँ किसी सामान्य सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बहुत सी बारीकियों को कहीं बेहतर देख सकते हैं। दो सूक्ष्मदर्शियों के मेल वाली अत्यंत शक्तिशाली वीक्षण और विश्लेषण विधि को भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमण द्वारा खोजे गए रमण प्रभाव के आधार पर रमण स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। चंद्रशेखर वेंकटरमण को अपनी खोज के लिए 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। विज्ञान का कोई नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। रमण स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आधारित इस स्कैनिंग तकनीक में होता है कि सामान्य सूक्ष्मदर्शी के लेंस के रास्ते से परीक्षण नमूने पर लेजर प्रकाश डाला जाता है। इस प्रकार से आनुवंशिक कोड वाले अणुओं में कंपन होने लगता है। ठीक किस जगह यह हरकत हो रही है, इसे तय करती है रैंडम पावर माइक्रोस्कोप की सुई। चांदी की बनी उसकी नोक आतशी शीशा कहलाने वाले लेंस की तरह काम करती है। उसकी सहायता से आनुवंशिक कोड वाली सामग्री के छोटे छोटे हिस्सों को बड़े ही लक्ष्यबद्ध ढंग से झकझोरा जा सकता है। उनके द्वारा परावर्तित लेजर किरणों से तुरंत पता चल जाता है कि आनुवंशिक कोड वाले कौन से अणु ठीक इस समय कांप रहे हैं। उंगली के निशान की तरह हर अणु की अपनी एक ठेठ पहचान है। इसका हम फायदा उठाते हैं। डीएनए सूत्र पर के हर क्षार का अपना एक अलग स्पंदन है। इन स्पंदनों की सहायता से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा अणु एडेनिन का है या कौन सा साइटोसिन का या कौन सा किसका है। परावर्तित प्रकाश बता देता है कि कौन सा अणु ठीक इस समय थिरक रहा है। यह सारी ट्रिक है। एक और ट्रिक अपनाई जाती है। आरएनए सूत्र की हर अक्षारीय ईंट को एक एक कर ठोकना बजाना, क्योंकि बहुत पेचीदा सिद्ध हो सकता है। इसलिए फोल्कार डेकर्ट कई अणुओं के कंपनों को एक ही साथ मापते हैं। स्कैनिंग के समय उनके कंपन में होने वाले क्रमशः परिवर्तन आरएनए सूत्र पर उनके स्थान वाले क्रम का पता बता देते हैं। इस तरह आरएनए या डीएनए को टुकड़े टुकड़े में बांटने और उनकी हजारों प्रतिलिपियां बनाने की जरूरत नहीं रह जाती, जैसा आजकल है। अपने प्रथम मापनों के आधार पर हमने जो अनुभव पाए हैं, उनसे पता चलता है कि आनुवंशिक कोड वाले क्षारों के स्पेक्ट्रम अर्थात वर्णक्रम बहुत मिलते जुलते हैं। दूसरे शब्दों में हम बहुत भरोसे के साथ कह सकते हैं कि हम हर बेस हर क्षार के बीच अंतर कर सकते हैं। फोल्कर डेकर्ट का यह भी कहना है कि किसी भी आनुवंशिक कोड को पढ़ने के लिए एक सूत्री आरएनए बदले दो सूत्री डीएनए का उपयोग करने में भी सिद्धांत कोई समस्या नहीं है। उनका अनुमान है कि 5 से 6 वर्षों में उनके जेनेटिकल कोड रीडर का ऐसा पहला मॉडल तैयार हो जाएगा जिसे बाजार में उतारा जा सकता है। तब डीएनए विश्लेषण के आधार पर किसी अपराधी को पकड़ने और सजा दिलाने, किसी बच्चे के असली पिता की या किसी अज्ञात मृतक की सही पहचान करने में और भी आसानी हो जाएगी। इस सब में लगने वाला समय भी बहुत कम हो जाएगा। अगर मानव की शुरुआत के बारे में हम बात करें तो चिंपैंजी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी चिंप भी कहा जाता है, पेन जीनस के वनमानुष की दो वर्तमान प्रजातियों का सामान्य नाम है। कांगो नदी प्रजातियों के मूल निवास के बीच सीमा का काम करती है। आम चिंपैंजी जो पेन ट्रैग्लोडाइट्स पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। बोनोबो पेन पेनिस्कस कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के जंगलों में मिलता है। चिंपैंजी बोनोबो गोरिल्ला मानव और ओरेंगुटेन के साथ होमिनिडे परिवार के सदस्य हैं। एप्स प्रजाति के जीवों को साधारण भाषा में चिंपैंजी कहते हैं। सबसे जाना माना चिंपैंजी पेन ट्राइटोडाइट्स है, जो मुख्यतः पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। चिंपैंजी होमोनोडो परिवार का सदस्य है। मनुष्य तथा गोरिल्ला भी इसी परिवार के हैं। चिंपैंजी लगभग 60 लाख वर्ष पहले मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गए थे और चिंपैंजी की दो प्रजातियां मनुष्य की सबसे करीबी जीवित संबंधी हैं। ये सभी होमिनी जनजाति होमिनिया उप जनजाति की वर्तमान प्रजातियों के साथ के सदस्य हैं। चिंपैंजी पेनिना उप जनजाति के एकमात्र ज्ञात सदस्य भी हैं। इन दो पेन प्रजातियों का विभाजन केवल 10 लाख वर्ष पहले ही हुआ था।
अगर जीवाश्म के बारे में बात करें तो मानव जीवाश्म काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं, लेकिन चिंपैंजी के जीवाश्मों के बारे में 2005 तक कोई वर्णन मौजूद नहीं था। पश्चिम और मध्य अफ्रीका में चिंपैंजी की मौजूदा आबादी पूर्व अफ्रीका में प्रमुख मानव जीवाश्म स्थलों से मेल नहीं खाती। हालांकि अब चिंपैंजी के जीवाश्मों के बारे में केन्या से जानकारी प्राप्त हुई है। इससे यह संकेत मिलता है कि मनुष्य और पैनक्लेड के सदस्य दोनों मध्य प्लेस्टोसीन काल के दौरान पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली में मौजूद थे। शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान को देखें तो आम नर चिंप की ऊंचाई खड़े होने पर 1.7 मीटर यानी 5 फुट 6 इंच तक होती है और उसका वजन अधिक से अधिक 70 किलोग्राम यानी 150 पाउंड होता है। मादा चिंपैंजी कुछ छोटी होती है। आम चिंप के लंबे हाथ फैलाए जाने पर शरीर की ऊंचाई से अधिक 1.5 गुना अधिक होते हैं और चिंपैंजी के हाथ इसके पैरों से लंबे होते हैं। बोनोबो आम चिंपैंजी की तुलना में थोड़ा छोटा और दुर्बल होता है, लेकिन उसके हाथ पैर लंबे होते हैं। दोनों प्रजातियां अपने लंबे शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल पेड़ों पर चढ़ने के लिए करती हैं। जमीन पर चिंपैंजी आमतौर पर अपने सभी चारों हाथों पैरों पर अपनी उंगलियों की गांठों का इस्तेमाल करते हुए चलती हैं और सहारे के लिए हाथों को बीच कर रखते हैं। चलने फिरने का यह तरीका नक्कल वॉकिंग कहलाता है। चिंपैंजी के पैर ओरंगुटेन की तुलना में चलने फिरने के लिए नहीं अधिक अनुकूल होते हैं, क्योंकि चिंपैंजी के तलवे अपेक्षाकृत चौड़े और अंगूठे छोटे होते हैं। आम चिंपैंजी और बोनोबो दोनों अपने हाथों और बाजुओं से किसी चीज़ को उठाकर ले जाते समय दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चल सकते हैं। बोनोबो के हाथ आनुपातिक रूप से अधिक लंबे होते हैं और ये आम चिंपैंजी की तुलना में अक्सर सीधे खड़े होकर चलना पसंद करते हैं। इसकी खाल काली होती है। चेहरे, उंगलियां, हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे बाल रहित होते हैं और चिंप के पास पूंछ नहीं होती है। दोनों प्रजातियों में चेहरे, हाथों और पैरों की बाहरी त्वचा गुलाबी से लेकर बहुत गहरे रंग की होती है, लेकिन युवा चिंपैंजियों में आम तौर पर यह रंग अपेक्षाकृत हल्का होता है। परिपक्व होने पर इसका रंग गहरा होने लगता है। शिकागो मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में चिंपैंजी की आबादियों के बीच काफ़ी आनुवंशिक भिन्नताएं पाई गई हैं। आंखों के ऊपर एक हड्डी का शेल्फ माथे को एक ढलवां स्वरूप देता है और नाक चौड़ी होती है। हालांकि जबड़े बाहर निकले हुए होते हैं। होंठ केवल तभी फैलाए जाते हैं जब कोई चिंप मुंह फुलाने की मुद्रा में होता है। चिंपैंजी का मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क के आधे आकार का होता है। चिंपैंजी के अंडकोश उसके शरीर के आकार के हिसाब से सामान्य तौर पर बड़े होते हैं, जिनका संयुक्त वजन एक गोरिल्ला के अंडकोश से 1 औंस यानी 28 ग्राम या एक मानव अंडकोश 1.5 औंस या 43 ग्राम की तुलना में लगभग 4 औंस यानी 100 ग्राम होता है। इसके लिए आमतौर पर चिंपैंजी के संभोग संबंधी आचरण की बहुपतित्व, जिसको पॉलीएंड्रस कहते हैं, प्रकृति के कारण होने वाली शुक्राणु की प्रतिस्पर्धा जिम्मेदार है। चिंपैंजी 8 से 10 वर्ष के बीच की आयु में यौनावस्था तक पहुंच जाते हैं और जंगलों में शायद ही कभी 40 वर्ष की उम्र में अधिक जीवित रहते हैं, लेकिन कैद में इसके 60 वर्ष से अधिक की उम्र तक पहुंचने के बारे में ज्ञात है। गोरिल्ला मानवनुमा परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। एक शाकाहारी पशु है। गोरिल्ला मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। गोरिल्ला का डीएनए मनुष्य से 11% मेल खाता है। यह चिंपैंजी और बोनोबोस के बाद मनुष्यों के निकटतम रिश्तेदार हैं। यह ऊंचाई पर भी रहते हैं। गोरिल्ला विरुंगा ज्वालामुखी के अल्बर्टीन रिफ्ट माउंटेन क्लाउड वन में रहता है, जो 2200 से 4300 मीटर ऊंचाई पर है। गोरिल्ला शब्द का प्रयोग 500 ईस्वी पूर्व पश्चिमी अफ्रीका के अंदर सिएरा लियोन ने किया था। उसके अभियान के सदस्यों पर काले बालों वाली महिलाओं ने आक्रमण कर दिया था। उसने गोरिल्ला कहा था। गोरिल्ला की प्रजातियों को देखें तो गोरिल्ला के निकटतम रिश्तेदार होमिनिना जेनेरा, चिंपैंजी और इंसान हैं, जो कि 7 मिलियन वर्ष पूर्व इनसे अलग हो गए थे। पहले गोरिल्ला एक जाति माना जाता था।
जिसके अंदर 3 उपजातियां थीं: पश्चिम लोलैंड गोरिल्ला, पूर्वी निचला भूमि गोरिल्ला और पर्वत गोरिल्ला। लेकिन अब गोरिल्ला की 2 प्रजातियों के अंदर विभाजित किया गया है। हिमयुग के दौरान गोरिल्ला की अनेक प्रजातियां विकसित हुई, लेकिन अब वे नष्ट हो चुकी हैं। गोरिल्ला के घोंसले के बारे में बात करें तो गोरिल्ला घोंसला भी बनाते हैं। वे पत्तों को एकत्रित कर घोंसला बनाते हैं और इसके लिए वे शाखाओं की मदद लेते हैं। लेकिन गोरिल्ला के छोटे बच्चे ज़मीन पर ही सोते हैं और जब वे कुछ बड़े हो जाते हैं तो घोंसलों के अंदर रहने लग जाते हैं। गोरिल्ला के खाने के बारे में बात करें तो गोरिल्ला शायद ही पानी पीता है। वे पानी की पूर्ति फलों के माध्यम से करते हैं, लेकिन कई जगह पर गोरिल्ला को पानी पीते हुए भी देखा गया है। माउंटेन गोरिल्ला ज़्यादातर पत्ते, उपजी, पित्त आदि खाते हैं। वे फलों को आहार के रूप में भी खाते हैं। वी लोलैंड गोरिल्ला पत्तियां खाते हैं और 25% फल भी खा लेते हैं। यह कीड़ों को भी खा लेता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाला वानर मानव था। यह होमोनिड्स से मिलता जुलता था। लगभग 40 वर्ष पूर्व 20 लाख पूर्व तक माना गया है। यह कपिला मानव के बीच कड़ी है। इसे रेमंड डार्ट ने खोजा था। इसे त्वांग बेबी कहते हैं। पहला वानर मानव था जो सीधा चलता था। यह नग्न रहता था और भरण पोषण के लिए प्रकृति पर निर्भर था। कपी या एप्स प्राणी जगत में होमिनोइडया महापरिवार के सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनमें 2 मुख्य शाखाएं हैं। हीन कपी, यह छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे कि गिबन, सियामंग वगैरह। वन मनुष्य, बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं। 4 शाखाओं में होते हैं: चिंपैंजी, बोनोबो, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरेंग उटेंग। वन मनुष्य प्राइमेट गण का प्रसिद्ध स्तनपायी जीव है जो अफ्रीका के घने जंगलों में गिनी से लेकर कांगो तक पश्चिमी युगांडा के जंगलों में पाया जाता है। अफ्रीका का यह प्रसिद्ध कद में गोरिल्ला से कुछ छोटा होता है, किंतु बुद्धिमानी में सब वानरों से आगे है। अन्य सब वानरों की अपेक्षा एप की आकृति मनुष्य से अधिक मिलती है, किंतु वाक शक्ति का अभाव होने के कारण मनुष्यों जैसे समाज निर्माण तथा संस्कृति के विकास से वंचित हैं। फिर भी सिखाए जाने पर ये मनुष्यों की भांति मेज कुर्सी पर बैठकर कांटे छुरी से भोजन कर लेते हैं और आदमियों की तरह और भी बहुत से काम करना सीख लेते हैं। वैसे तो वानरों की तरह 4 टांगों के बल ही चलते हैं, किंतु सिखाए जाने पर वे अपनी पिछली टांगों के सहारे खड़े होकर भी चल फिर लेते हैं। खड़े होने पर इनकी ऊंचाई 4.5 फुट तक हो जाती है। चिंपैंजी की एक बोनी जाति पेनिस्कस अफ्रीकी में कार्गो नदी के दक्षिण भागों में पाई जाती है, किंतु इस जनजाति के चिंपैंजी बहुत कम मिलते हैं। चिंपैंजी घने जंगलों में छोटे छोटे गिरोह बनाकर रहते हैं। गिरोह में एक नर, कई मादाएं तथा कई बच्चे और युवक रहते हैं। इनके बच्चों को प्रौढ़ होने से 9 से लेकर 12 वर्ष तक लग जाते हैं और एक गिरोह जंगल में रहने के लिए लगभग 10 वर्ग मील का क्षेत्रफल अपने कब्जे में कर लेता है। चिंपैंजी का मुख गोरिल्ला की तरह भयानक न होकर हांसोड़ जैसा लगता है और उसमें खूंखारे की जगह सभ्यता तथा बुद्धिमानी टपकती है। यह गोरिल्ला से अधिक समय पेड़ों पर बिताता है तथा किसी बड़े और ऊंचे पेड़ पर अपना भद्दा सा मचानुमा घर बनाता है। गोरिल्ला से यह कम बलवान होता है। चिंपैंजी के नर मादा से कुछ बड़े होते हैं और उनका वजन करीब 1.5 मन के होते हैं। इनके कान लंबे, रंग कलछो, पेट के बाल काले और चेहरे के चारों ओर हिस्से का सफ़ेदी लिए रहता है। अन्य वानरों की तरह ये भी फलाहारी जीव हैं। इनका मुख्य भोजन गन्ना, अनानास, कोको, केला तथा अन्य फल हैं, लेकिन उसी के साथ ये कीड़े मकोड़े और अंडे भी मज़े में खाते हैं। बचपन से पालतू किए जाने पर ये मांस मछली से भी परहेज नहीं करते। चिंपैंजी एक ऐसा प्राणी है, उसके विषय में जानने के लिए हमको एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस अध्याय में हम शामिल करते हैं तो बहुत विस्तृत हो जाएगा।